गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका दिया है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना का प्रारूप इस प्रकार है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। यह परमाणु के अधिकांश भार को धारित करता है। नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है तथा यह ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित होता है। ये हो गया आपका परमाणु की संरचना। यहाँ पे दिया है आपका डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने ज्ञात नियमों के आधार पर निम्न परिकल्पनाएं दी। क्या दिया उन्होंने? पहला पॉइंट आपका दिया है तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन का परमाणुवाद है। पहला पॉइंट था तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है परमाणु अविभाजन अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है वो दिया है परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आपका दिया है वो दिया है एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे आप अगला पॉइंट आपका दिया है वो दिया है आपका विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट दिया है रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात यानी कि एक संबंध एक संबंध दो संबंध तीन आदि में संयुक्त होकर यौगिक यानी कि परमाणु जो अणु कहलाते बनाते हैं। यहाँ पे आपका दिया है अतः डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है यानी कि परमाणु कहलाता है। ये आपका हो गया परमाणु की परिभाषा। क्या है परमाणु की परिभाषा? एक बार और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। यहाँ पे आपका दिया है परमाणु एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटॉमिक से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है अविभाज्य। यहाँ पे आपका दिया है आधुनिक परमाणुवाद यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है तथा इसे पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ आपका अगला पॉइंट दिया वो दिया है आपका एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहा गया है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम है जिनके परमाणु भार क्रमशः 1, 2, 3 है। यानी कि आपका प्रोटियम का हो जाएगा 1, ड्यूटेरियम का हो जाएगा आपका 2 और ट्राइटियम का आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे आपका दिया है भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात भिन्न परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समभारी कहा जाता है। यहाँ पे आपका दिया है तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं न कि यौगिक। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु अणु स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले सूक्ष्मतम कण हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट आपका दिया है यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है। ये लाइन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है। अगला आपका पॉइंट दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। अगला आपका पॉइंट दिया है वो दिया है यद्यपि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, तथापि नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा भी भारी तत्वों के परमाणुओं को हल्के तत्वों के परमाणुओं में तथा हल्के तत्वों के परमाणुओं को भारी तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है।
ये आपका लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, यद्यपि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, यानी कि परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। नाभिकीय विक्रियाओं के द्वारा भारी तत्वों के परमाणुओं को हल्के तत्वों के परमाणुओं में तथा हल्के तत्वों के परमाणुओं को भारी तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे आपका दिया है परमाणु के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण है। इसकी खोज जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में की थी। ये लाइन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या, परमाणु अत्यंत छोटा कण है, इसकी खोज जे थॉम्सन ने की 1897 ईस्वी में। इस कण पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश अर्थात 1 इकाई ऋणावेश होता है। इसका भार हाइड्रोजन के भार का 1/1837वां भाग अर्थात 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा होता है। इसे ई निगेटिव या -1 e⁻0 से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं तो किससे प्रदर्शित करते हैं, ई निगेटिव या 1 - e⁻0। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश कूलम आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कभी ये पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन के भार का 1/1837वां भाग होता है, वो के इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ पे आपका दिया है प्रोटॉन, यह परमाणु का अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। इस कण पर 1 इकाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आपका ऋणात्मक आवेश होता है और इस पे धनात्मक होता है प्रोटॉन पे। इसकी खोज रदरफोर्ड द्वारा 1919 ईस्वी में की गई। इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। इसे P या 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रोटॉन को या तो P से करेंगे या तो 1H⁻1 से करेंगे। इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में। इस पर कितना धनात्मक आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे अगला आपका दिया है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। यह कण विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस कण पर कोई आवेश नहीं होता है। इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। इसे n से या 0n⁻1 से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की थी और इसे n या 0n⁻1 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपका दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के गुण। यहाँ पे गुण दिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आवेश बाई कूलम -1.602 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन पर +1.602 इंटू 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन 0 हो गया। आवेश संख्या -1 होगा इलेक्ट्रॉन का तो प्रोटॉन का प्लस होगा 1 और न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा आपका। ठीक, सापेक्षिक आवेश यही हो जाएगा। भार आपका, भार सापेक्षिक भार कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा, यानी कि भार हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻17 किग्रा हो जाएगा। यहाँ पे सापेक्षिक भार दिया आपका, इलेक्ट्रॉन का 1 हो जाएगा, प्रोटॉन का 1837 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का 1839 हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया है कैथोड तथा एनोड किरणें। कैथोड किरणें विसर्जन नलिका में कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्टेज धारा को 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रवाहित करने पर एक ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। इन कणों को कैथोड किरणें कहते हैं। यहाँ पे आपका दिया है
कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये किरणें सीधी पथ पर गमन करती हैं तथा अपने पथ के मध्य में रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। ये लाइन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये है आपका पॉइंट, ये किरणें सीधे पथ पर गमन करती हैं तथा अपने पथ के मध्य में रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट आपका दिया है, वो ये दिया है, ये किरणें द्रव्यमान कणों से निर्मित होती हैं तथा यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है, ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, अतः ये ऋणावेशित होती हैं। अगला आपका पॉइंट दिया है, वो ये दिया है, ये जिस पथ से टकराती है, यानी कि जिस पदार्थ से टकराती है उसे गर्म कर देती है। कैथोड किरणें किसी भी पदार्थ से टकराएगी, उस पदार्थ को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। यहाँ पे आपका दिया है, कैथोड किरणें एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं को भेद सकती है। अगला पॉइंट दिया है, ये कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट दिया है, जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है, जे थॉमसन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियतांक है। यहाँ पे आपका दिया है, एनोड किरणें जब विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड लिया जाता है तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर कैथोड किरणों की विपरीत दिशा से धनावेशित कणों की एक धारा चलती है, जिससे धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। एक ही नाम है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एनोड किरणें किसे कहते हैं, जब विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड लिया जाता है तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर कैथोड किरणों की विपरीत दिशा से धनावेशित कणों की एक धारा चलती है, जिसे धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है एनोड किरणों का। धनात्मक किरणें कहिए या एनोड किरणों कहिए या कैनाल किरणें कहिए। एनोड किरणों के गुण क्या दिया है, पहला गुण दिया है आपका, एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तथा अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से ये किरणें ऋणावेशित सिरे की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनके कण धनावेशित होते हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका, एनोड किरणें भी अपने पथ में रखे पहिए को घुमा देती हैं तथा गर्म कर देती हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है, इन किरणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m विसर्जन नलिका में ली गई विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अगला लास्ट पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है आपका, इन किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात इलेक्ट्रॉनों से कम होता है। E/m बराबर 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम दिया है आपका। यहाँ पे दिया है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके प्राप्त परिणामों से निम्न निष्कर्ष निकाले। जो रदरफोर्ड थे वो नाभ के परमाणु का प्रारूप दिए। उन्होंने 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की यानी कि सोने की पतली पन्नी पर एक अल्फा कणों की बौछार करके अपना निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। एक बार मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कह रहा है, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। अगला पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट दिया है, वो दिया है आपका, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु स्थित है। एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट करते हैं। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु स्थित है। अगला पॉइंट तीसरा आपका पॉइंट दिया है, वो दिया है आपका, बहुत थोड़े अल्फा कण जिस मार्ग में
गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का समस्त धनावेशित एक अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। इस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। यहाँ पे आपका दिया है उपरोक्त परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया, जिसके अनुसार परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर बंद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यहाँ पे आपका दिया है, अगला टॉपिक दिया है आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। अब यहाँ पे दे रहा है आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कितनी कमियाँ थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पहला है आपका परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका, और दूसरा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। दो इन्होंने कमी है इनमें रदरफोर्ड में। पहला था कि परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या इन्होंने नहीं किया और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया। अब आता है नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। ये दूसरे वैज्ञानिक आते हैं नील्स बोहर। इन्होंने देखिए क्या दिया। पहला पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्रों के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का कार्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का स्थिर विद्युतीय आकर्षण करता है। दूसरा आपका पॉइंट दिया है, वो दिया है इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। इन कक्षाओं को कोष भी कहा जाता है। ये लाइन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती हैं। इन कक्षाओं में घूमते हुए ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, यानी कि इन कक्षाओं को कोष भी कहा जाता है, सेल। तीसरा पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा में कमी होती है, न ही ऊर्जा में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है आपका स्थिर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक अर्थात 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई होता है। यहाँ पे आपका दिया है कोणीय संवेग MVR = NH/2 पाई, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, कक्षाओं की संख्या, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v बराबर इलेक्ट्रॉनों की गति, r कक्षा की त्रिज्या हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। कोणीय संवेग का फार्मूला MVR = NH/2 पाई। यहाँ पे आपका पांचवा पॉइंट दिया है आपका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को अवशोषित करके उच्चतर कक्षा में जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को उत्सर्जित करके न्यूनतम कक्षा में कूदता है। ऊर्जा की इस निश्चित मात्रा को क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटा का मान hv होता है, जहाँ h बराबर प्लैंक नियतांक 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड तथा v बराबर हो जाएगा आपका आवृत्ति। छठवां पॉइंट आपका दिया है, लास्ट पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है आपका नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय ... कक्षाओं को क्रमशः 1, 2, 3 ... n कक्षा अंकों से अथवा KLM ... अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। एक बार मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय ... कक्षाओं को क्रमशः 1, 2, 3 ... n अंकों से अथवा KLM ... अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपका दिया है सोमरफील्ड का परमाणु सिद्धांत। अब आ गए आपका सोमरफील्ड। इनका पहला पॉइंट दिया है, वो दिया है आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। वृत्तीय कक्षा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का ही एक विशेष रूप है। यहाँ पे अगला पॉइंट आपका दिया है कक्षाएं छोटे भागों में बटी होती हैं, जिन्हें उपकोष कहते हैं। ये उपकोष और छोटे भागों में बटे होते हैं, जिन्हें कक्षक ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है आपका, वो दिया है दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग k × h/2 पाई होता है, जहाँ k एक पूर्णांक 1, 2, 3 ... k का मान उच्च उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है।
यहाँ पे अगला पॉइंट आपका दिया है के का मान एन के मान पर निर्भर करता है। एन के किसी मान के लिए के एन मान होते हैं। यदि एन बराबर 1 हो तो के बराबर 1, यदि एन बराबर 2 तो के बराबर हो जाएगा आपका 1.2, यदि एन बराबर 3 तो के बराबर 1 2 3 आदि के तथा एन का मान बराबर होने पर कक्षा वृत्तीय होगी। यहाँ पे अर्थात दीर्घ अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई के बराबर होती है। एन अपान के इजकल टू दीर्घ अक्ष की लंबाई बट्टा लघु अक्ष की लंबाई। अगला पॉइंट आपका दिया है वो दिया है, लास्ट पॉइंट आपका है वो दिया है आपका पहले कोष में से केवल एक उपकोष होता है। पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है, इसे एस उपकोष कहते हैं, तथा इसमें केवल एक कक्षक होता है जिसे एस कक्षक कहते हैं। एस कक्षक गोलीय होता है तथा इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरे कोष एस तथा पी उपकोष में बढ़ जाता है। पी उपकोष में 3 कक्षक पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं, ये डंबल के आकार के होते हैं। तीसरा जो कोष होता है वो होता है आपका एस पी डी उपकोष में बटा होता है। डी उपकोष में 5 कक्षक डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर तथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे आपका दिया है परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोरबरी योजना, ये आपका है बोरबरी योजना। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका बोरबरी ने 19 से 21 ईस्वी में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के नियम दिए जो निम्नलिखित हैं। क्या दिया बोरबरी ने? पहला नियम है उनका, पहला पॉइंट दिया है आपका किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है जहाँ n उस कक्षा की संख्या है। क्या कह रहा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट दिया है आपका किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है जहाँ n उस कक्षा की संख्या है। दूसरा आपका पॉइंट दिया है वो दिया है आपका वास्तव कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है तथा इसके अंदर वाले कोष में 18 से अधिक नहीं हो सकती। एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। वास्तव कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है तथा इसके अंदर वाले कोष में 18 से अधिक नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट आपका दिया है सबसे बाहरी कोष में 2 से अधिक तथा इसके भीतरी कोष अर्थात n-1 में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम से पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो। लास्ट पॉइंट दिया है आपका चौथा पॉइंट आपका क्या दिया है आपका वो दिया है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर फिर नई कक्षा प्रारंभ हो जाती है। अब आता है बोरबरी योजना के अपवाद। बोरबरी योजना के अपवाद, इलेक्ट्रॉनों को भरते समय डी अथवा एफ कक्षक के पूर्णतः या अर्धपूर्ण भरे होने में यदि केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो बाह्य कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन डी अथवा एफ कक्षक में कूद जाता है। इसका कारण अर्धपूर्ण तथा पूर्ण भरे उपकोष का अत्यधिक अस्थायी है। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है उदाहरण सी यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 तथा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है। ये आपका अपवाद है, इसको याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 8 13 1 एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और कॉपर का हो जाएगा 2 8 18 1। यहाँ पे आपका दिया है अगला टॉपिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने में प्रयुक्त नियम। पहला नियम आपका दिया है वो दिया है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है वो आइए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन उनकी चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन उनकी चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। अगला आपका होता है हुंड का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन केवल उस समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब आता है आपका पाउली का नियम। पाउली का नियम क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे है पाउली का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा की थलस्थ अवस्था में परमाणु अल्पतम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। इस नियम से परमाणु में प्रवेश पाने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा
ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा के स्तर का निर्धारण होता है। यहाँ पे अब दिया है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उपकोषों के ऊर्जा स्तरों में निम्न क्रम में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं यहाँ पे आइए देख सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 5s 5p 5d और 4f हो जाएगा 6s 6p 6d 7s 7p और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8s। ये पहले जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद आपका 2p में, उसके बाद 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, 4d 5p 6s, उसके बाद जाएगा 4f में, फिर 5d 6p 7s 5f 6d 7s 7p, उसके बाद 8s में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना दिया है कॉलम। यहाँ पे क्या है आपका हो जाएगा आपका 1s 2s 2p 3s। इसको आप लोग याद रखिएगा क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ठीक, अब दिया है आपका क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। परमाणु के नाभिक के परतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित करने के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परमाणु के नाभिक के परतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित करने के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। पहला आपका मुख्य क्वांटम संख्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है। इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता चलता है। यह शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। इसमें आपका मुख्य क्वांटम संख्या में जीरो नहीं रहेगा, बाकी पूरी संख्या रहेगी। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसमें क्या होता है, यह उप कक्षा के आकार को निर्धारित करता है। इसका मान 0 से n-1 तक हो सकता है। L का कुल मान प्राथमिक क्वांटम संख्या के बराबर होता है। 0 1 2 3 मान वाली द्विगंशी क्वांटम संख्याएं क्रमशः s p d f उपकोषों को दर्शाती है। यहाँ पे आपका तीसरा दिया है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका मान L पर निर्भर करता है। L के दिए गए मान के लिए m का मान -1 से +m तक कुछ भी हो सकता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। इसका मान L पर निर्भर करता है। इसका जो मान होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान L पर निर्भर करता है। L के दिए गए मान के लिए m का मान -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका दिया चक्रण क्वांटम संख्या। लास्ट आपका पॉइंट दिया है, वो दिया है चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन के घुमाव की दिशा को निर्धारित करती है। इसके केवल दो ही मान हो सकते हैं, +1/2 अप स्पिन तथा -1/2 डाउन स्पिन। अब यहाँ पे आपका दिया परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, मोसले ने 1913 ईस्वी में तत्वों के परमाणु के महत्वपूर्ण मौलिक गुण परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की खोज की। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित समस्त धनावेश की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका दिया, चूंकि नाभिक में स्थित समस्त धनावेश प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी उदासीन परमाणु के लिए ये आपको याद रखना है, ये लाइन आपको याद रखना है। यानी कि परमाणु संख्या जो होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे आपका दिया है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। यहाँ पे दिया है आपका द्रव्यमान संख्या बराबर। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
इनका जो योगफल होता है वो द्रव्यमान संख्या की योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे आपका दिया है वो दिया है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे आपका दिया है द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि ए बराबर जेड प्लस एन। यहाँ पे आपका दिया है परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के साथ किसी परमाणु को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे जेड दिया है, जेड टू दी पावर एक्स का पावर ए, यानी कि ए हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या, ए हो जाएगा आपका इसमें ए द्रव्यमान संख्या, जेड हो जाएगा आपका परमाणु का प्रतीक और आपका जेड हो जाएगा परमाणु का क्रमांक और एक्स आपका हो जाएगा एक्स, वो हो जाएगा परमाणु का प्रतीक। यहाँ पे आपका दिया है एक्सपर्ट टिप्स, इसको देख लेते हैं। परमाणु की त्रिज्या 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तथा इसका भार 1.6 इंटू 10⁻21 किग्रा होता है। यहाँ पे आपका दिया है नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। इसको आप लोग याद रखिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 10⁻15 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 10⁻13 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका दिया है तत्वों में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है तत्वों में सबसे छोटा यानी कि सबसे हल्का परमाणु किसका होता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन का। यहाँ पे आपका दिया है केवल हाइड्रोजन के परमाणु 1H⁻1 में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे उदाहरण आपका दिया है 1H⁻1 यानी कि प्रोटियम, 1H⁻2 ड्यूटेरियम, 1H⁻3 ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ये आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनमें प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं तो समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट दिया है वो दिया है भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, एक क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं आपके। उदाहरण दिया है 18 आर्गन टू दी पावर 14 तथा 20 कैल्शियम टू दी पावर 14 समभारिक हैं क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या कौन है, द्रव्यमान संख्या यही है आपका 40। ये था आपका परमाणु संरचना, ये था आपका ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है थ्योरी और न्यूमेरिकल इसका बाकी है। पार्ट 2 में उसको अपलोड कर दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखने के लिए धन्यवाद।